हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू एमए हिस्ट्री स्टूडेंट्स माँ। अगर आप एमए हिस्ट्री के MHI 03 इतिहास लेखन और शोध पद्धतियाँ का असाइनमेंट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस असाइनमेंट में इतिहास लेखन की अलग अलग परंपराओं, विचारधाराओं और दृष्टिकोणों से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम पूरा असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस को एक साथ समझेंगे और जानेंगे कि हर प्रश्न में आंसर यानी उत्तर में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करना है। सबसे पहला प्रश्न है सूक्ष्म इतिहास। सूक्ष्म इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास लेखन की इस परंपरा से संबंधित इतिहासकारों व उनके अनुसंधानों का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म इतिहास यानी माइक्रो हिस्ट्री इतिहास की ऐसी पद्धति है जिसमें बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम के बजाय किसी छोटे समुदाय, व्यक्ति, गांव, परिवार या किसी विशेष घटना का बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख इतिहासकारों और उनके कार्यों का उल्लेख करना होगा, जैसे कि कार्लो गिनिजबर्ग, लेवी और एडुआर्डो ग्रेडी, और विशेष रूप से कार्लो गिनिजबर्ग की द चीज एंड द वॉर्म्स का उदाहरण देना उपयोगी रहेगा। आंसर में हमें क्या क्या फोकस करना है? परिभाषा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं, फिर कुछ इतिहासकार और साथ में उनकी कृतियां, प्रमुख और महत्व। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन। इसमें हमें बताना होगा कि ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की क्या विशेषताएं थी। प्रमुख बिंदु: राजवंशी इतिहास की परंपरा, शासकों और राजनीतिक घटनाओं पर जोर, नैतिकता और इतिहास का संबंध, इतिहास से शासन के लिए शिक्षा प्राप्त करना, इतिहासकार की भूमिका, आधिकारिक दरबारी इतिहास, प्रमुख इतिहासकार और ग्रंथ। यहाँ सीमा चेन और उनकी रिकॉर्ड ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन, यहाँ सीमा चेन और उनकी जो पुस्तक है या फिर जो उनकी प्रमुख कृति है रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन का उदाहरण महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें हमें आंसर में क्या क्या फोकस करना होगा, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें आंसर में लिखनी होंगी, वो लिखनी होगा। चीनी इतिहास लेखन की परंपरा, इसके साथ में इसके प्रमुख इतिहासकार, साथ में इसका राजवंशीय इतिहास कैसा था और नैतिक दृष्टिकोण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एनाल्स शाखा यानी एनाल्स विचारधारा। इतिहास लेखन की एनाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है, उनकी कृतियों पर चर्चा कीजिए। यहाँ हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एनाल स्कूल है मार्क ब्लोच और लूसियस फैब्रू से जोड़ा जाता है और 1929 में एनाल्स पत्रिका की स्थापना इसका महत्वपूर्ण पड़ाव थी। समझे? और आंसर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है? एनाल स्कूल की पृष्ठभूमि देखनी है, मार्च ब्लोच के बारे में और लूसियन फैब्रू के बारे में। ये दो उसके प्रमुख इतिहासकार हैं, उनकी प्रमुख कृतियां। ठीक है, इतिहास, राजनीतिक इतिहास से आगे बढ़कर सामाजिक, आर्थिक और मानसिकताओं के इतिहास पर जोर देना। ठीक है, इसमें राजनीतिक इतिहास से इतिहास निकलकर राजनीतिक से समाज की और आर्थिक स्थिति और मानसिकताओं के इतिहास की ओर बढ़ा, किस तरह। ठीक है, बाद में फिरनेंड ब्रैडवेल का योगदान देना है। और सबसे बड़ी बात, हमें आंसर में किन चीजों पर फोकस करना है? हमें फोकस करना है कि इन चीज को आंसर में रिप्रेजेंट करना है। संस्थापक कौन थे और एनाल्स दृष्टिकोण की विशेषताएं, मतलब जो विचारधारा थी इसकी विशेषताएं क्या थी, और इसमें जो प्रमुख इतिहासकार थे उनका क्या योगदान रहा या उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी, इन्होंने किस तरह इस विचारधारा को आगे ग्रो करा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मुगलकालीन भारतीय फारसी इतिहास लेखन। इसमें हमें मुगल पीरियड की इंडो पर्शियन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में भी और असाइनमेंट्स में भी, कि मुगल काल की भारतीय फारसी या इंडो फारसी इतिहास लेखन की विशेषता या कुछ वो, तो हमें इसमें इन मुगल पीरियड की इंडो पर्शियन हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशनल पर लिखना है। ठीक है, फारसी भाषा का प्रशासन और दरबार में महत्व।
दरबारी इतिहास लेखन, शासक और साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण, प्रमुख इतिहासकार और प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे और इतिहासकार में? अबू फजल का अकबरनामा और आईन अकबरी, बदायूं की मुंतखब उत तवारीख, जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी। इसमें ग्रंथ के जो हमें नाम लिखने हैं, जैसे हमने अकबरनामा लिखा, आईन अकबरी लिखी या तुजुक ए जहांगीरी का नाम हमें कोड करा, तो उसके बाद हमें यही बताना है कि इसमें ग्रंथों की, इस ग्रंथ की क्या खासियत बात है, इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया, किसमें दरबारी इतिहास के बारे में, प्रशासन के बारे में या फिर शासक के बारे में क्या क्या बातें बताई गई, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठा। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठा का महत्व ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठा का अर्थ है इतिहासकार द्वारा अतीत का अध्ययन करते समय व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पक्षपात को कम करने का प्रयास। यानी जब भी हम इतिहासकार दोबारा इतिहास लिखते हैं या कोई भी किताब या कोई भी कृति लिखते हैं, तो उसमें हमें जो हमारे अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, जैसे किसी शासक को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी ब्रांड को लेकर, इतिहासकार ने कोई भी चीज़ हो, हम किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम लिखते हैं तो उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या है, हमें उसके बारे में दूसरे लोगों की रायों को पढ़कर या समझकर, लोग उसके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, उनसे प्रभावित होकर लिखना कि इन साक्ष्यों के आधार पर या इन तथ्यों के आधार पर हमें ये समझ में आया और इसके बारे में इन सब का निचोड़ ये है, उसके आधार पर लिखा गया। ये नहीं कि हम उसमें अपने विचार डालेंगे, लेकिन हम उससे जिस कृति से, जिस चीज़ से, जो हमें जानकारी मिली है, जिन सूत्रों से, उन सूत्रों से प्रभावित होकर लिखना है। अब जैसे हम लिखते हैं अकबर के बारे में, शेरशाह के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, और क्या कहते हैं साथ में अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड के बारे में, ब्रिटिश शासनकाल के बारे में, तो हमें अपने मन के भावों को, अपने मन की गिरना या अपने मन की जो हम उनको अच्छा समझते हैं, अपने मन के हिसाब से नहीं लिखना। हमें लिखना है किनका? जो हमारे पास सूत्र हैं, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, जिनको हमको एक्नॉलेज करके, जिनको पढ़कर, जिनको समझकर हम लिख रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम उनका निचोड़ उसमें दें, ये नहीं कि अपने प्रभाव को, फिर वो उसके साथ जो है हमारे इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठा नहीं रहेगी अगर हमने अपने वो डाले। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसके साथ हमें ये बताना है कि वस्तुनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, इतिहासकार और उसके स्रोत क्या होने चाहिए। ठीक है, चयन की व्याख्या की समस्या, चयन कैसे करना चाहिए और साथ ही साथ हमें व्याख्या कैसी करनी चाहिए जो हमारे पास साक्ष्य है। ठीक है, इतिहासकार के पूर्वाग्रह, उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हम उन्हें कैसे, क्या होता है। ठीक है, और क्या पूर्ण वस्तुनिष्ठा संभव है, ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, और अलग अलग इतिहासकारों के विचार इसको लेकर। किसी का विचार है कि संपूर्ण वस्तुनिष्ठा नहीं हो सकती, किसी का है कि कोशिश कर सकता है इतिहासकार। ठीक है, इसमें इतिहासकार तथ्य लिखता है या उनकी व्याख्या भी करता है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट होता है और असाइनमेंट्स में भी होता है। आप अपने क्वेश्चंस के असाइनमेंट के आंसर को इस तरह प्रिपेयर कीजिएगा, या असाइनमेंट में एक तो हमारी लिमिट नहीं होती, जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो हमें लिमिट दे देते हैं कि 500 वर्ड्स, 800, 1000, उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते और हमारे पास टाइम भी नहीं होता। लेकिन असाइनमेंट एक ऐसा बेस होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया होता है, और साथ ही साथ टीचर ये देखता है कि हमने पढ़ के लिखा है, जिसे उतारा है, चीट करके लिखा है। तो आप जो भी आंसर रिप्रेजेंट करें, जो भी आप असाइनमेंट लिखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, मिनिमम। इसमें कोई लिमिट नहीं है, हम क्या हमें 800 में ही लिखना है जो हमें दे रखा है, 1000 में लिखना नहीं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 3-4 पेजेस से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 10-12 पेजेस का आराम से, या इससे भी ज़्यादा 20 पेजेस का असाइनमेंट बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या बता रहे हैं, आपको बताना है, आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकार, उनकी कृतियाँ, उनकी कृतियों में क्या क्या बातें हैं उन्हें कोड करना है, और फिर साथ में उनकी व्याख्या करनी है कि आपको उन कोड की हुई बातों से क्या समझ में आया।
असाइनमेंट को एज इट इज़ जैसे बुक में लिखा हुआ है आपको वैसे नहीं उतारना है, उसे अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप चलिए माने कुछ बात आपने कोड कर दी, जैसे क्या कहते हैं अलबेरूनी ने ये बात बोली, या अबू फजल के अकबरनामा से हमें ये बात पता चली, ऐसे ही हमें ऐसी ये बातें पता चली, अब उस बात का हमें क्या मीनिंग समझ में आया, इस तरह तो कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑन वर्ड वैसे नहीं मिलना, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन एग्जाम ना समझ जाएगा, टीचर समझ जाएगा कि आपने सिर्फ नकल करी है, आपने इस चीज़ को समझ के नहीं लिखा। समझ के लिखने में ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको एक बार जो टॉपिक समझ में आ गया वो एग्जाम तक के लिए आपका एक तरफ कंप्लीट होकर रख गया। जब भी एग्जाम होगा आपको उसका रिवीजन करना है। अगर आपकी समझ में आ गया, अच्छे से आपने उसे प्रिपेयर कर लिया, तो एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ उसे क्या करना है, एक बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, 1-2 बार ऐसे 2-3 बार, आपको पूरा टाइम नहीं देना उसे फोकस के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या लिखना है, मार्क्सवादी इतिहास दृष्टिकोण, वर्ग और वर्ग संघर्ष, उत्पादन संबंध, आर्थिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन का विकास किस प्रकार हुआ, हमें यह भी बताना है, ठीक है। इसमें प्रमुख इतिहासकारों के उदाहरण भी देने, जैसे क्रिस्टोफर हिल, मॉरिस डब, E.P. थॉमसन, ठीक है। और हमें सबसे बड़ा बात ये हमें ये ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक पूरा ऐतिहासिक है, इतिहासकारों की एक विचारधारा है जो कि पश्चिमी मार्क्सवादी इतिहासकारों का योगदान है, ठीक है। हमें इसको ध्यान में लेकर लिखना है, सिर्फ एक सिद्धांत को लेकर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उपनिवेशिक इतिहास लेखन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये। बस जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, लेकिन आंसर लगभग सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। स्टार्टिंग सिमिलर होती है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें क्या बताना होगा, उपनिवेशिक काल क्या था भारत का सबसे पहले इसमें, ठीक है। उसके बाद इतिहास लेखन फिर किस प्रकार हुआ, ठीक है। इसमें आएगा औपनिवेशिक दृष्टिकोण, भारत का पिछड़ा हुआ बताने की प्रवृत्ति, भारतीय समाज और संस्कृति की उपनिवेशिक व्याख्या। भारतीय समाज और संस्कृति जो थी उसको उपनिवेशकारों ने, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने किस तरह व्याख्यात किया, ठीक है, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ आदि। और साथ में उपनिवेशिक इतिहास लेखन की आलोचना भी लिखनी है। हमें ये नहीं बताना कि इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखिएगा आपके, सिर्फ आप सब यही बताए जा रहे हैं कि उपनिवेशिक इतिहास लेखन में क्या क्या लिखा गया है, नहीं। इसके साथ साथ हमें यही बताना है कि ये क्यों और किस दृष्टिकोण से लिखा गया, ठीक है, आपको ये समझना है, ठीक है। नीचे से इतिहास, हिस्ट्री फ्रॉम ब्लो, इसमें हमें क्या लिखना है, हिस्ट्री फ्रॉम ब्लो का अर्थ है इतिहास को केवल राजाओं, शासकों या अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण से न देखकर सामान्य लोगों और वंचित निचले सामाजिक समूह के अनुभव के आधार पर समझना, ठीक है। सबाल्टर्न अध्ययन, सबाल्टर्न स्टडीज, ठीक है, सबाल्टर्न अध्ययन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, किसान, मजदूर, इसमें इस इतिहास में कौन कौन आ गए, किसान आ गए, मजदूर आ गए, महिलाएं आ गई, श्रमिक वर्ग आ गया, स्थानीय समुदाय आ गया, निम्न सामाजिक समूह आ गए, ठीक है। हमें इन समूहों के अनुभव के महत्व दिया जाता था इस इतिहास लेखन में, हमें ये ध्यान रहना होगा इस विचारधारा में, ठीक है। और भारत के संदर्भ में हमें किस तरह बताना होगा, ये भारतीय इतिहास लेखन में सबाल्टर्न स्टडी और रंजीत गुहा का उल्लेख महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इसमें बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक इतिहास लेखन को किस प्रकार चुनौती दी। मुख्य बिंदु उसका क्या होगा, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया, भारतीय अतीत का पुनर्मूल्यांकन, राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति और उपलब्धियों पर जोर, प्रमुख
राष्ट्रवादी इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की उपलब्धियां और सीमाएं। हमें इसमें लिखना होगा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विरोध और अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन के रूप में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को समझना। हाँ, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रमुख किस बेसिस पे हमें एक तरह से देख सकते हैं ये क्या औपनिवेशिक इतिहास लेखन के विरोध में, और दूसरा क्या हमारे पास सिर्फ एक वो ही नहीं औपनिवेशिक इतिहास लेखन भारतीय इतिहास को समझने में या भारतीय तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे पास एक दूसरा ये भी है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भी है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, इसमें जो 4 छोटे टॉपिक लेने हैं, इनका आंसर 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। श्रमिक इतिहास, श्रमिक मजदूरों, काम की परिस्थितियों और श्रमिक आंदोलन या श्रम संबंधों का इतिहास। जाति की औपनिवेशिक अवधारणा, औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति को वर्गीकृत, सर्वोचित तथा प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रतिक्रिया तथा उसके प्रभाव। और 4 है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन को समझने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेखिक और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे स्रोतों का उपयोग करना है इसमें। इतिहास लेखन में सामान्यीकरण, विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया तथा उसकी सीमाएं। हमें बताना सामान्यीकरण किस प्रकार होता है, इसके किस तरह हम निष्कर्ष निकालते हैं और क्या क्या इसकी सीमाएं होती हैं, ठीक है। तो ये तो थे MHI 03 के पूरे असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन। ध्यान रखिए असाइनमेंट में केवल फैक्ट्स लिखना पर्याप्त नहीं है, उत्तर को इंट्रोडक्शन, मुख्य विश्लेषण, उदाहरण, इतिहासकारों के विचार और कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष के साथ व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम इन क्वेश्चनों की डिटेल आंसर्स एक एक करके समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको आंसर समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को